नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। आप सभी का स्वागत है पारस फ्री एजुकेशन में। आज इस क्लास में हम शिक्षक भर्ती वर्ग 3 एग्जाम के लिए हिंदी के टॉप क्वेश्चन पढ़ेंगे जो आपके सिलेबस के अनुसार होंगे। यहाँ पर आपको पेडागोजी के साथ साथ ग्रामर के क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे, इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो कंप्लीट देखें और आप लोग कितने प्रश्नों के सही जवाब देते हैं वो भी आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। तो चलिए भाई हम शुरू करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से। यहाँ पर क्या कहा गया है, राधिका अक्सर लड़का को लका, कमाई होने लगी को कमाई होगी, लिखना जैसी गलतियां कर बैठती है। यह इस ओर संकेत करता है कि, देखिए भाई यहाँ पर कहा गया है राधिका नाम की कोई लड़की है जो लड़का को लका, कमाई होने लगी को कमाई होगी, इस तरह से लिखती है। तो बताना है किसकी ओर संकेत करता है। ऑप्शन है राधिका ध्यान से नहीं लिखती, उसके लेखन के स्तर में सुधार की आवश्यकता है, राधिका को मात्राओं का ज्ञान नहीं है, या फिर राधिका के विचारों की तेज गति के साथ उसकी लेखनी नहीं चल पाती। तो ध्यान रखना साथियों, यह इस ओर संकेत करता है कि राधिका के विचारों की तेज गति के साथ उसकी लेखनी नहीं चल पाती, इसलिए यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ जाएगा। और इस स्थिति में अध्यापक पहले आदर्श वाचन प्रस्तुत करे, इसके उपरांत वह छात्रों से शुद्ध वाचन तथा लेखन करवाए। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर हमारा क्या है, ऑप्शन डी। चलिए प्रश्न क्रमांक 2 पर आते हैं। कहा गया है उसने परिश्रम तो बहुत किया किंतु सफलता नहीं मिली। यह किस प्रकार का वाक्य है, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए यहाँ पर आप लोग एक चीज नोटिस करना, जब भी दो वाक्यों को लेकिन, किंतु, परंतु इस तरह से इन दो वाक्यों के द्वारा जोड़ा जाता है, क्या है, जब दो वाक्यों को लेकिन, किंतु, परंतु इस तरह से जोड़ा जाता है तो वह वाक्य संयुक्त वाक्य होता है। यहां पर राइट आंसर हमारा क्या है, ऑप्शन डी के साथ जाएगा। ओके, चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 3 पर आते हैं। और आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। प्रश्न क्रमांक 3 में बोला गया है, काजल अपनी मातृभाषा में बात करने में सहज है किंतु हिंदी में बातें करते समय उसमें आत्मविश्वास की कमी नजर आती है। एक भाषा शिक्षक के रूप में आपकी क्या युक्ति हो सकती है। आंसर जरा सोच समझ कर देना। आप लोग गलती सबसे बड़ी यही कर देते हो, प्रश्न ध्यान से नहीं समझते और सीधा आंसर देते हो। पहले प्रश्न को ध्यान से समझो, उसके बाद आप देखो कि आंसर में क्या दिया गया है। ओके, तो देखिए ऑप्शन है उसे अपनी मातृभाषा में ही बात करने का निर्देश देंगे, उसके साथ उसकी मातृभाषा में ही बात करेंगे, उसे हिंदी की कहानियों को अपनी मातृभाषा में कहने के लिए कहेंगे, या फिर उसे हिंदी भाषा में बात करने का निर्देश देंगे। तो देखिए साथियों, यहाँ पर जो काजल है उसे मातृभाषा में वो अच्छे से बात कर लेती है, लेकिन हिंदी में जब वो बात करती है तो उसे आत्मविश्वास की कमी नजर आती है। तो ऐसे में आपका कर्तव्य है कि आप उसे हिंदी की कहानियों को अपनी मातृभाषा में लिखने के लिए कहेंगे। अब आप लोग कहेंगे इससे क्या हो जाएगा, देखिए भाई इससे वह होगा कि जब हिंदी भाषा को वह अपनी मातृभाषा में कहानी कहेगी तो इससे क्या है, वह हिंदी भाषा और अपनी मातृभाषा में संबंध स्थापित कर पाएगी और धीरे धीरे उसका जो आत्मविश्वास है वो बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा क्या है, ऑप्शन सी के साथ जाएगा। ओके, चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 4 पर आते हैं। यहां पर बोला गया है, मेरे दोस्त ने सभी पर अपना रंग जमा दिया। इस वाक्य में प्रयुक्त रंग जमा मुहावरे का अर्थ क्या है। जो यहाँ पर शब्द आया है, मेरे दोस्त ने सभी पर अपना रंग जमा दिया, तो रंग जमा
इस मुहावरे का जो अर्थ है बताना है क्या होगा। रंग डाल देना, होली खेलना, प्रभावित करना या फिर बात साबित करना। तो भाई मेरे रंग जमाने मुहावरे का अर्थ होता है प्रभावित करना। तो यहां पर राइट आंसर हमारा क्या है भैया, ऑप्शन सी के साथ जाएगा। ओके, चलिए प्रश्न क्रमांक 5 पर आते हैं। सीखने के लिए मनुष्य सर्वाधिक किस विधि को अपनाता है? आंसर सोच समझ कर देना। सारे ही प्रश्न आपके सिलेबस के अनुसार हैं, न्यू क्वेश्चन है बिल्कुल, है ना। ऑप्शन है प्रत्यावर्तन विधि, अनुकरण विधि, सूझबूझ विधि या फिर त्रुटि एवं प्रयास विधि। तो यहां पर आप लोग एक बात ध्यान रखना, भाषा शिक्षण में अनुकरण का विशेष महत्व है। शेष अवस्था में ही बालक अनुकरण की प्रवृत्ति विकसित होने लगती है और बालक प्रारंभ में से ही अनुकरण के द्वारा ही सीखता है। ठीक है, इसलिए जो अध्यापक की शब्दावली है वह सरल व शुद्ध होनी चाहिए जिससे छात्रों को अनुकरण के अवसर मिल सके। तो यहां पर हम कह सकते हैं सीखने के लिए मनुष्य है सर्वाधिक अनुकरण विधि को अपनाता है। राइट आंसर यहां पर हमारा ऑप्शन डी के साथ जाएगा। मैं आपको हर क्वेश्चन की जो व्याख्या है इसलिए बताता हूं जिससे यदि आपका कोई यहां पर कोई डाउट रहता है वो भी साथ साथ क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ अलंकार है? अनुप्रास, यमक, श्लेष या फिर उपमा। ध्यान रखना, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार इन दोनों को आप लोग समझ लो। शब्द अलंकार वे होते हैं जहां पर शब्दों के द्वारा चमत्कार होता है और अर्थ अलंकार वहां वो होता है जहां पर अर्थ के द्वारा अर्थात जो शब्द दिए गए हैं उसके अर्थ के द्वारा चमत्कार होता है, वहां पर होता है अर्थ अलंकार। तो यहां पर हम देखें जो अनुप्रास है, श्लेष है और यमक है, ये भैया शब्द अलंकार के एग्जाम्पल हैं। लेकिन जो उपमा है, उपमा हो गया, रूपक हो गया, उत्प्रेक्षा हो गया, ये भैया अर्थ अलंकार के अंतर्गत आते हैं। इसलिए यहां पर हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी के साथ जाएगा। समझ गए आप लोग? चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 7 पर आते हैं। और क्लास में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो भाई आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए प्रश्न क्रमांक 7 में बोला गया है प्राथमिक स्तर के बालकों को वाचन की शिक्षा इस ढंग से प्रदान की जानी चाहिए जिससे वे किस प्रकार के शब्दों का उच्चारण कर सकें। ऑप्शन है बड़े शब्दों, छोटे शब्दों, शुद्ध या फिर गोल। तो यहां पर देखिए जो वाचन है, वाचन की भाई जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आवश्यकता होती है, इसलिए जो अध्यापक है उसे भाई विशेष ध्यान रखना चाहिए वाचन के मतलब शिक्षा का। जिससे क्या है, देखिए यहां पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, प्राथमिक स्तर के बालकों को वाचन की शिक्षा इस ढंग से प्रदान करनी चाहिए। तो इस ढंग से प्रदान करनी चाहिए जिससे वे शब्दों का शुद्ध उच्चारण कर सकें। ठीक है, राइट आंसर हमारा क्या है, ऑप्शन सी के साथ जाएगा। ओके, चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 8 पर आते हैं। क्योंकि वाचन में शुद्धता नहीं होगी तो कोई मतलब नहीं है, वाचन में शुद्धता का होना भाई बहुत ही आवश्यक है। यहां पर बोला गया है प्रश्न क्रमांक 8 में ब्रह्मर्षि में कौन सी संधि है? दीर्घ स्वर संधि, यण स्वर संधि, आयादी संधि या फिर गौण स्वर संधि। देखिए ब्रह्मर्षि का जो संधि विच्छेद है वो क्या होगा, ब्रह्मा प्लस ऋषि होगा, यही होगा ना। अर्थात यहां पर आ प्लस ऋषि का मेल हो रहा है तो हम कह सकते हैं यहां पर गुण स्वर संधि होगी। राइट आंसर यहां पर भैया हमारा ऑप्शन डी के साथ जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 9 पर आते हैं। संयुक्त व्यंजन कौन सा है बताना इसमें से। संयुक्त व्यंजन ऐसे व्यंजन होते हैं जो दो व्यंजनों के मेल से बनते हैं, उन्हें कहा जाता है संयुक्त व्यंजन। यहां पर आप लोग एक चीज नोटिस करेंगे, संयुक्त व्यंजन भैया 4 होते हैं। कितने होते हैं?
ध्यान रखना हिंदी में संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, ज्ञा, सरा, ठीक है, इच्छा होता है और इतरा होता है। ये 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। तो यहां पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी के साथ जाएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 10, चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बताना इसमें से कौन सा चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। सुधांशु, पताका, सुधाकर या फिर इंदु। तो देखिए भाई, चंद्रमा के पर्यायवाची सुधांशु, सुधाकर, इंदु, ठीक है, मयंक, सोम, ये क्या है, सभी चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। तो सुधांशु, सुधाकर, इंदु, ये तो क्या है, पर्यायवाची है। लेकिन जो पताका है यह चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। तो यहां पर राइट आंसर फिलहाल हमारा क्या है, ऑप्शन डी, बी के साथ जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 11 पर आते हैं। प्राथमिक स्तर में शिक्षण का माध्यम सरल व छात्र के स्तर के अनुसार होना चाहिए, क्योंकि छात्र परिचित परिस्थिति में अधिक ज्ञान वर्धन करेंगे, घर जैसा प्रतीत हो, अनुशासन रखने में सहायता होगी या फिर शिक्षा में नियमबद्धता रहेगी। सभी इसका आंसर कमेंट करेंगे। क्या होगा भाई यहां पर करेक्ट आंसर। तो देखिए भाई, प्राथमिक स्तर में जो शिक्षण का माध्यम है वह सरल होना चाहिए और छात्र के स्तर के अनुरूप होना चाहिए, क्योंकि नवीन परिस्थिति में अथवा अपरिचित परिस्थिति में जो छात्र है वह सीखने में कठिनाई का महसूस करेगा। इसलिए छात्र को उनके अनुकूल परिस्थिति मिलनी चाहिए, अर्थात सरल व छात्र के स्तर के अनुसार ही शिक्षण का माध्यम होना चाहिए। इससे क्या है, छात्र परिचित परिस्थितियों में अधिक ज्ञान वर्धन करेंगे। राइट आंसर हमारा फिलहाल यहां पर ऑप्शन ए के साथ जाएगा। ओके, चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 12 पर आते हैं। यहां पर कहा गया है विशेषण का उपयोग निम्नलिखित में से किसके बिना नहीं हो सकता। विराम चिन्ह, क्रिया, कर्ता, संज्ञा। तो यहां पर आप लोग विशेषण की परिभाषा को पता होना चाहिए। विशेषण की परिभाषा ये बोलती है कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है। अब भैया देखिए, विराम चिन्ह के बिना तो विशेषण का प्रयोग हो सकता है, क्रिया के बिना भी और कर्ता के बिना भी। लेकिन यदि संज्ञा या सर्वनाम नहीं है तो इसके बिना भैया विशेषण का प्रयोग नहीं हो सकता। यहां पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी के साथ जाएगा। ओके, चलिए प्रश्न क्रमांक 13 पर आते हैं। बोलने में कठिनाई अनुभव करने वाले छात्रों को बताएंगे आप लोग। जो छात्र बोलने में कठिनाई महसूस करते हैं या कठिनाई का अनुभव करते हैं उनके लिए क्या करना चाहिए। अन्य छात्रों से लगातार वार्तालाप करवाना चाहिए, मुहावरेदार भाषा द्वारा शिक्षण प्रदान करना चाहिए, अधिक से अधिक बोलने व पढ़ने का अवसर मिलना चाहिए या फिर प्रचलित शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। तो यहां पर ध्यान देना है आप लोग, यदि किसी छात्र को बोलने में कठिनाई है या कठिनाई का वो अनुभव करता है तो यहां पर क्या करना चाहिए भाई, अधिक से अधिक बोलने व पढ़ने के अवसर मिलने चाहिए। क्योंकि यदि किसी भी छात्र को बोलने में कठिनाई होती है तो अभ्यास के द्वारा ठीक हो जाएगी। ओके, चलिए प्रश्न क्रमांक 14 पर आते हैं। जो दूसरों की निंदा करता हो, इस शब्द समूह के लिए एक शब्द क्या होगा। जो दूसरों की निंदा करता हो तो भाई उसे कहा जाएगा निंदक। क्या कहा जाएगा, निंदक कहा जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 15 पर आते हैं और आप लोगों के लिए भी मैंने इसमें एक क्वेश्चन इंक्लूड किया है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में दे देना है। अभी मैं आपको वो क्वेश्चन बताने वाला हूं। प्रश्न क्रमांक 15 में बोला गया है, पियाजे के अनुसार बच्चे के संज्ञानात्मक विकास के लिए कौन सा युग्म आवश्यक है। बताएंगे आप लोग, पियाजे के अनुसार बच्चे के संज्ञानात्मक विकास के लिए कौन सा युग्म आवश्यक है।
तो भैया बच्चे के लिए समायोजन और आत्मसातकरण ये दोनों आवश्यक हैं। राइट आंसर यहां पर हमारा ऑप्शन डी के साथ जाएगा। ठीक है, चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 16 पर आते हैं। जिन अवयवों से हर्ष, शोक, घृणा आदि का भाव व्यंजित होते हैं तथा जिनका संबंध वाक्य के किसी भी पद से नहीं होता, उन्हें क्या कहा जाता है? देखिए आपने डेफिनेशन पढ़ी होगी वाली, तो आप जरूर कर देंगे इसको। देखिए शोक, घृणा, हर्ष आदि को व्यक्त करने वाले, तो भैया यहां पर राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऐसे अवयवों को कहा जाता है विस्मयादि बोधक। ठीक है, जैसे अरे वाह है, लिखते ना अपन अरे वाह है, फिर इस तरह से चिन्ह लगा देते हैं, तो ये क्या होता है? विस्मयादि बोधक चिन्ह ही होता है। अरे वाह है, कितना सुंदर दृश्य है ना। चलिए प्रश्न क्रमांक 17 पर आते हैं। प्राथमिक स्तर पर आकलन में होना चाहिए, बताना है प्राथमिक स्तर पर जो आकलन है इसमें क्या होना चाहिए? सतत और असंरचित टिप्पणियों को छात्र और उनके माता पिता के साथ साझा करना, हर सप्ताह औपचारिक परीक्षण और खेल का रिपोर्ट कार्ड में दर्ज होना, साल के अंत में अर्धवार्षिक वार्षिक परीक्षा कराना, या फिर हर हफ्ते गृह कार्य और कक्षा कार्य का उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण श्रेणियों के तहत निर्धारण करना। तो देखिए भाई इसमें से हम देखें सबसे महत्वपूर्ण क्या है? ऑप्शन ए होगा। क्या होगा? सतत और असंरचित टिप्पणियों को छात्र के और उनके माता पिता के साथ साझा करना चाहिए, है ना। ठीक है, तो यहां पर राइट आंसर हमारा क्या है? ऑप्शन ए के साथ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यदि आप आकलन को भाई बच्चे के साथ शेयर नहीं करोगे तो बच्चे को पता कहां चलेगा कि हमें क्या सुधार करना है? बच्चे को भी अपनी गलतियों का पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 18 पर आते हैं। कहा गया है जैका टाट प्रणाली में बच्चों को पढ़ना लिखना सिखाना किससे शुरू किया जाता है? शब्दों से, वाक्यों से, अक्षरों से, या फिर उपरोक्त सभी से? और आपको इसका आंसर भाई हमें कमेंट बॉक्स में देना है। मैं देखना चाहता हूं आप लोग इस प्रश्न का आंसर दे पाते हैं कि नहीं दे पाते हैं, लेकिन आंसर भाई इसका जरा सोच समझ कर देना। ठीक है, और आप पर नहीं बनेगा कोई बात नहीं, मैं आपको अगले वीडियो में इसका आंसर बता दूंगा। तो प्यारे साथियों इस क्लास में मैंने 18 क्वेश्चन इंक्लूड किए थे। आपको क्लास कैसी लगी और आपने 18 में से कितने प्रश्नों के सही जवाब दिए हैं वो आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। क्लास पसंद आई वो सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और नए नए वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।